नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। हाल ही मई 2019 सीएपीएफ एसी में हिमांशु जी का सिलेक्शन हुआ है। इनका सिलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पलामू, झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो कि नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है। हिमांशु जी ने लगातार मेहनत करके इस मुकाम को अचीव किया है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना डिफिकल्ट टास्क अचीव करके फाइनली आप सीएपीएफ एसी में सिलेक्ट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आपका जो मोटिव है लोगों को इंस्पायर करने का, एक सही रास्ता दिखाने का, तो उसका आज मैं हिस्सा बन रहा हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि लोगों को बहुत अच्छे से मैं अपना जर्नी बता सकूँ, किस टाइप से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता सकूँ। तो आगे जैसे-जैसे हम प्रोसीड करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को मैं कुछ मार्गदर्शन कर पाऊँगा। बिल्कुल हिमांशु, बल्कि आप ही इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, जो इतनी हार्डशिप होने के बाद भी अपने एम के पीछे लगे रहते हैं और उनको अचीव करके ही मानते हैं। तो सबसे पहले तो हिमांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो सक्सेस अचीव की है, कुछ डिफिकल्टीज़ भी आई होंगी, तो इसमें आपको काफ़ी लोगों ने हेल्प की होगी या आपका अपना कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सक्सेस का क्रेडिट सर सबसे पहले तो मैं भगवान को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी, मतलब एक पत्ता भी हिलना मुश्किल है। हाँ जी। भगवान के साथ-साथ मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे भैया हमेशा पूरे जर्नी में मेरे बैकबोन की तरह रहे हैं। गोलू भैया हमेशा मेरी मदद, मतलब हर तरीके से फाइनेंशियली, इमोशनली, और जो भी अप्स एंड डाउन्स इस फेज़ में आते हैं, तो हमेशा मेरे बैकबोन की तरह रहते थे। फिर मेरा क्लोज़ फ्रेंड है सागर। वो भी इस जर्नी में, मतलब जो भी मुझे फ़ील हाँ होता जी। था, जब मैं डाउन फ़ील करता था, मैं उससे बातें करता था, तो मैं उसको भी श्रेय देना चाहूँगा। मैंने एसएसबी भी दे रखा है डिफेंस ओके। का, तो वहाँ से मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स बने। तो उस जर्नी में मुझे ऐश्वर्य नाम के एक लड़का है, उसने मुझे पर्सनैलिटी लेवल पे बहुत ही डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फिर सीएपीएफ के इंटरव्यू या फिज़िकल में मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, प्रज्वल, स्वप्निल, तो वो लोग भी काफ़ी जर्नी में मेरे हेल्पफुल रहे हैं। फिर सीनियर्स थे कुछ लाइब्रेरी में, जैसे राहुल सर हो गए, अक्षय सर हो गए और सनोज सर हो गए, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया है मुझे इस जर्नी में। तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, तो बहुत लोगों का श्रेय रहा है। बिल्कुल, ओके, ओके। अब जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, देखो आपने एक अचीव किया है मुकाम, ठीक है? तो अब नया बच्चा है, वो स्टार्ट करने वाला अपनी जर्नी। तो उनके लिए मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि जो सीएपीएफ का पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें उनको क्या-क्या बुक लिस्ट अपने डिफरेंट पेपर 1-2 के लिए रेफर करनी चाहिए, ताकि उनकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाए उनके लिए? हाँ सर। सर जैसे आप अगर सीएपीएफ का देखें, तो यहाँ पे 2 पेपर होता है। हुँ, पेपर 1 मतलब बहुत ही ज़्यादा लैप्स करता है सिविल सर्विसेज़ या फिर सीडीएस के पेपर के जैसे। तो मैं पेपर वाइज़ आपको बताऊँगा। हाँ, जैसे बिल्कुल। पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक है, यू कैन नॉट स्किप देम। तो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। फिर एंशिएंट के लिए मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वो मैंने पढ़ा था। फाइन आर्ट्स की एक किताब है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो मैंने पढ़ा था। तो हिस्ट्री में मैंने ये 3 किताबें पढ़ी थी और बार-बार मैंने इसी को पढ़ा था। और अदर सोर्सेज़ मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाता था। बस मैं इसी सोर्सेज़ को लिमिटेड रखता था हिस्ट्री कम के सोर्स लिए। को बार-बार रिवाइज़ करो, अपना लिमिटेड सोर्स को। हाँ, हाँ। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए सर मैंने एनसीईआरटी जो 11th-12th की 4 बुक्स हैं, मैंने वो पढ़ा था। फिर अच्छा। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ा था, और शंकर आईएएस में भी मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था, उसमें एकदम शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, जैसे अपेंडिक्स पहले कर लिया उसको। फिर उसके बाद जो हुँ। चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो वो जब आप प्रीवियस करते हैं तो आपको समझ में आता है। फिर ये काफ़ी इकोनॉमी के लिए स्मार्ट सर स्ट्रैटेजी है मैंने। आपकी, जो आपने कि हाँ, बच्चे ये नहीं बुक टू हाँ, बुक, हम क्या है बुक टू बुक, कवर टू कवर पढ़ना है, रादर देन हमें क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है, राइट पहले सर, उसको प्रायोरिटी दें, ताकि हमारा कम टाइम में राइट ज़्यादा सर, चीज़ कवर हो जाए। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। उसके बाद राइट इकोनॉमिक्स। सर, राइट। हाँ, हाँ। सर इकोनॉमिक्स सर मैंने येलो बुक अच्छा, वाजीराम का ठीक मार्केट है। में मिल जाता है, तो मैंने हुँ, वो पढ़ा था। इनफैक्ट पॉलिटी के लिए भी मैंने वही पढ़ा था, येलो बुक, 2 किताब है येलो बुक वाजीराम का, तो ओके। मैंने वो पढ़ा था। फिर साइंस साइंस के लिए सर मैंने एनसीईआरटी 12th का जो बायोलॉजी चैप्टर है, हुँ, बायोलॉजी किताब है, उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़े थे, 4 और चैप्टर्स। वाजीराम का क्लास नोट्स जो कि मार्केट में मिल जाता है, तो साइंस के लिए मैंने वो पढ़ा था। करंट करंट इवेंट्स के लिए मैंने बहुत स्मार्टली पढ़ा था, क्योंकि प्रीवियस देखने के बाद मुझे समझ आया कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, तो ओके। उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं वो गूगल कर लेता था। या फिर कोई भी आप मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन अगर कवर करते हैं, तो वो चल जाता है।
मैंने तो प्रतियोगिता दर्पण भी देखा था। आप अगर विजन पढ़ रहे हैं, जैसे जनरली लोग अगर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो विजन भी सफिशिएंट है। मैथ्स के लिए भी मैंने एकदम स्मार्टली पढ़ा था। जो भी प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उसको देख लिया, और उस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। और मैं स्टडी मटेरियल से ज्यादा अप्रोच इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में। तो पेपर 1 के लिए जो मैंने अप्रोच लगाया, सबसे पहले तो मैंने एग्जाम के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, सीएपीएफ के पिछले 10 साल के सवाल को मैंने देखा। फिर उसके बाद फिर मैंने सीडीएसई के पेपर को भी देखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 8 बार कॉन्फ्रेंस जा चुका हूँ एसएसबी में। तो मुझे सीडीएस का पेपर मतलब ऑलरेडी और पहले पहले से ही मतलब मैंने देख रखा था, तो वो भी मेरे लिए हेल्प किया कि किस टाइप से यूपीएससी किस टाइप से पैटर्न को फॉलो करता है। फिर उसके बाद मैंने लास्टली मैंने सिविल सर्विसेज के पेपर को भी एनालाइज किया। तो जब मैं तीनों को कर लिया तो मुझे एक एनालिसिस मिला कि एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का हर एग्जाम में, और कई क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं, 10-12 क्वेश्चंस तो हर बार ही रिपीट होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई बैकएंड से कि जैसे हिस्ट्री में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, मॉडर्न में कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो अब जब आप प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो आपको खुद क्लिक करेगा कि हाँ किस सेक्शन को आपको ज्यादा अहमियत देना है। सिमिलरली मैंने एनवायरनमेंट में भी वही चीज करा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में भी वही चीज करा। तो मैंने बैकएंड से स्टार्ट किया, पहले मैं अटैक किया क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पे, फिर उसके हिसाब से फिर मैंने बुक को फॉलो करने की कोशिश की। तो ये काफी सर अच्छी फिर बात आपने बताई। हाँ, कि आपने बताया स्टडी मटेरियल तो सबके पास होता है। देखो, मटेरियल फोकस इंपोर्टेंट नहीं है, उसकी आपकी स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो आपने डिवाइस की अपने लिए अपनी। ठीक है ना। और राइट करंट सर। अफेयर का भी बड़ा आपने अच्छा बताया। करंट अफेयर में देखो क्वेश्चन है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या बाकी हो गया। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना है ना, और उसके बाद अप्रोच करना है। राइट। राइट राइट सर। राइट सर। ठीक है, आगे। सर हाँ। पेपर 2 के लिए सर इसमें पेपर तो मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी होता है, लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता अच्छा। है। जनरली लोग पेपर इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे देखा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में कमजोर हूँ। तो कंटेंट वाइज वाज नॉट मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं था। राइटिंग स्पीड मेरी थोड़ी स्लो थी। तो मैंने देखा कि कितने टाइम मुझे किस टॉपिक को देना है। तो मैंने अपना देखा, फिर मैंने देखा कि जो लास्ट सेक्शन जो होता है ग्रामर सेक्शन, पहले मैंने उसको खत्म किया 20 मिनट में। फिर मैं ऐसे पे आया, 4 ऐसेज लिखने होते हैं इसमें, तो मैंने उसको 70 मिनट्स दिया। वैसे ही अच्छा। आर्ग्यूमेंट, उसके बाद फिर मैंने आर्ग्यूमेंट किया, तो उसको भी मैंने डिसाइड किया कि चाहे मुझे जितना भी लिखना हो मैं इतने टाइम में ही 30 मिनट्स में ही उसको करूंगा। तो इस टाइप से आप अपनी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। हाँ, मैंने मेक श्योर किया कि मैं प्रिसाइज जो है, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि उसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 15 या 20 मार्क्स का होता है और उसका आउटपुट बहुत ही कम है। तो आप उसको अगर पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपका आधा घंटा भी उसमें जा सकता है। तो लास्ट के 15-20 मिनट्स जो बचते हैं उसमें आप प्रिसाइज बहुत एकदम लाइट लाइट मोड में कर सकते हैं। फिर बात करें पेपर 2 को अप्रोच करने की, तो मेरा सो ये एक अलग ही अप्रोच था, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपको भी उस एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा। तो मेरा अप्रोच सेकंड पेपर का रहता था कि जैसे कुछ भी टॉपिक्स आए, कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स होते थे तो उसको मैं देख लेता था। जैसे एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वुमेन अच्छा। वुमेन एम्पावरमेंट है, करंट इवेंट्स कुछ चल रहे हैं, विजन का अपडेटेड स्टडी मटेरियल में ऐसे ऐसे रिलेटेड 8 टॉपिक्स हैं, तो वहां से आप टॉपिक्स देख सकते हैं। लेकिन उसको भी मैं बहुत स्मार्टली किया। मैंने टॉपिक्स के डेफिनेशंस को डिफाइन करना सीखा। जैसे कुछ भी टॉपिक है, अगर आप जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ कुछ पर्सन्स के कोटेशन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, जैसे हिटलर हो गया, एम के गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या एनीथिंग कोटेशन जैसे इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि देर इज नो बाउंड्रीज इन द क्लाइमेट चेंज, एंजेलिका मार्केल ने कहा था। तो इस टाइप से आप अपने कोटेशंस भी लिख सकते हैं। फिर मैं आर्टिकल्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है कुछ कुछ, जैसे फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी, या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू समथिंग एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, वैसे। फिर रिपोर्ट्स मैंने आईएएस पार्लियामेंट का है, मैंने रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, उसमें इंडिया की क्या रैंक है या वर्ल्ड में किस टाइप से है, तो वो भी मैं देखा उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिया है, जैसे ये सब रामबाण है। आप अगर इसको हाँ। पेपर में लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हाँ। मिलते हैं आपको। फिर मैंने डेटास कलेक्ट किए। तो ये स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। आप डेटास अगर कलेक्ट करते हैं और अगर आप डेटास के साथ अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं तो बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके
उसके ऊपर। फिर मैंने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको भी मैं 1 से 17 तक उसको भी मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता था कोट करने की। फिर एम के यादव का एक कोटेशन वाला कोट टाइप का एक पीडीएफ है 15-17 पेज का, जैसे कि वी डोंट नीड रेड टेपिज्म, वी नीड रेड कारपेट। तो इस टाइप से कोटेशन है, मैं उसको ओके। भी मैंने रटा था, याद करा था, जो कि कहीं कोई भी टॉपिक में मुझे यूज हो सकता था। फिर स्टेटमेंट, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो हाँ गए, जी। वो कुछ कुछ कोटेशन बोलते हैं। कुछ जैसे फार्मर बिल पे बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, तो कोटेशन में एक जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। कल्चर, तो यस। इस टाइप से आप मतलब कोटेशन कर सकते हैं। तो ये तो मतलब मेरा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट, की मैं इस टाइप से इंट्रोडक्शन करता था अपने एसेज को या आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट को या कुछ भी। फिर आता था डायमेंशंस देने की। तो मैं कोशिश करता था कि मैं जितना भी ब्रॉड डायमेंशंस दे सकूं टॉपिक्स में। तो मेरा एक कोटेशन था, ये भी मुझे एक फ्रेंड अतुल ने बताया था, कि ए आई ट्रिपल ई और सी एस एस पी। ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फिर ई हो गया एथिक्स, आपका एनवायरमेंट, फिर सी आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो इस टाइप से आप डायमेंशंस दे सकते हैं अपने एशेज को, जितने देंगे उतना आपका और अच्छा मार्क्स बढ़ेगा। फिर आर्ग्यूमेंट भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा। मैंने मेक श्योर किया कि जो भी मेरा कॉपी चेक करे उसे लगे कि हाँ, इस टॉपिक में स्टूडेंट ने 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव लिखा है, तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कॉपी चेक करने वाले का, कि हाँ इस बंदे को बहुत कुछ आता है इस टॉपिक में। फिर रिपोर्ट जो होता है, लिखना होता है, उसको पास्ट टेंस में आप लिखिए और उसके फॉर्मेट को देखिए, तो फॉर्मेट पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर मैंने एसेस में डायग्राम को भी इनकलकेट किया, डायग्राम, फ्लो चार्ट। तो इस टाइप से जब आप सामने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को इजीली अगर प्रेजेंट करते हैं अपनी चीजों को, तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसके कॉपी चेक करने वाले को। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ये +1 मार्क्स अगर देते हैं हर टॉपिक में, हर हर तो आपका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में और आपके सक्सेस में भी। तो मेरी ये अप्रोच रही है सीएपीएफ को पेपर 1 और 2 के लिए। बाकी अगर जो भी दर्शक हैं उनको और कुछ अगर डिटेल में जानना हो, तो मैं जरूर उनसे इंटरेक्ट करके मैं जरूर बताना चाहूंगा। बल्कि मैं, आप कह रहे हो छोटी छोटी बातें नहीं, काफी एफर्ट लग रहे हैं मुझे तो आपके इसके जो सिलेक्शन हुआ है फाइनली आपका। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है पेपर 2 के अंदर। तो इसके लिए जो भी अपना टाइम, आप एरिया आइडेंटिफाई कर लो, किसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, किसमें वीक हो, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। और जैसे आपने बताया प्रेसी राइटिंग आप लास्ट में कर सकते हो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम है वहाँ पे। ठीक है, उसके राइट बाद सर। हाँ, आपने काफी अच्छी बातें बताई कि आपने डेटा, ठीक है, कुछ लाइन्स, कोट्स, फेमस पर्सनैलिटीज की कोट्स, ये आपने इकट्ठा कर रखे थे। ये आपके कहीं न कहीं आइसिंग ऑन द केक हो जाता है आंसर में। आपके आंसर को बाकी के आंसर से अलग करता है और आपके एक जो आप कह रहे हो 1-1 मार्क्स ऐड करता है। और यही सिलेक्शन हो जाता है कि जिसका सिलेक्शन होएगा या नहीं होगा। जो आप कह रहे हो टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए अगर स्टूडेंट्स पहले कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लें, तो मेरे ख्याल से उसका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। क्या कहते हैं हिमांशु? पेपर सर 2 का? ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छा। सर, क्योंकि सर मैंने तो कोई भी मॉक नहीं लगाया अच्छा, था। अच्छा, मैंने अच्छा, अच्छा। मेरे लिए मेरा मॉक मतलब प्रीवियस ईयर ही था। ओके, ओके, ठीक अ, है। क्योंकि यहाँ झारखंड में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं हाँ, मिलती है। तो मेरे लिए जो कुछ भी था, मतलब मैं पहले एग्जाम के साइकोलॉजी को और उसके बेंचमार्क को समझने की कोशिश करता था कि हाँ, ये डिमांड है एग्जाम का। तो मैं डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपने माइंड को अडेप्ट करने की कोशिश करता था। और बेस्ट पार्ट सर माइंड का यही है कि माइंड इज अडेप्टेबल टू द थिंग्स। आप जैसा इसको जिस भी फ्रिक्वेंसी से आप इसको मैच कराना चाहो, क्योंकि हम ओवरऑल एट द एंड हम भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ही पार्ट है, हम भी एटम्स वो तो है। मॉलिक्यूल्स से ही बने हैं। तो जिस भी फ्रिक्वेंसी से आप इसको वाइब्रेट कराना चाहते हैं, तो वो हो जाता है। तो बस यही मेरे अंदर विश्वास रहता था कि मुझे करना है, मुझे करना है। और मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ तरफ ओके। ज्यादा झुकाव रहा है, तो इस पूरे जर्नी में मुझे इनर स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिज्म से बहुत मिली है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी कुछ सोचते हैं तो आपके साथ होता है, तो आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने समाज के बारे में अच्छा सोचिए, अपने देश के बारे में अच्छा सोचिए। तो मैं तो बल्कि यही कहूँगा आपको, आपने काफ़ी, देखो अब इतने डिफिकल्टी होने के बाद भी आपने अचीव किया है। तो आप भी कभी इससे पहले, अब तो आप ऑफिसर बन जाएँगे, लेकिन उससे पहले एस्पिरेंट थे आप। अब आने वाले जो एस्पिरेंट है, यूथ है, उसको उनको अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें या गाइड करना चाहें, तो प्लीज़ आप कुछ बताइए उनके लिए। देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो सभी के फेज में आता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे सीएपीएफ में मेरा भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैंने भी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस देखे हैं। मैंने एसएसबी में आर्ट कॉन्फ्रेंस फेस किया है, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं उससे वहाँ से सीखता हुआ आगे बढ़ता गया हूँ। तो फेलियर्स से आप अपने आप के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करें और उससे सीखें।
और जब मेरा हॉबी है, वन ऑफ द हॉबी मेरा पोएम राइटिंग है, तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता था तो मैं अपने वर्ड्स, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वर्ड्स में ज़ाहिर करता था। तो मैं एस्पिरेंट्स के सामने मतलब कुछ बोलना चाहूँगा। ये भी बिल्कुल, एक पोएम मैंने लिखा था अपने जर्नी के टाइम में, जब मेरा फेज़ बहुत ही बुरा चल रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आए। उसका बिल्कुल, टॉपिक बिल्कुल। है संघर्ष की मिसाल। हार के टूटे दिल की ज़मीन पर कन-कन बिखरे हो तुम। ये मैं सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ। जब अच्छा, एकदम फेज़ बुरा था, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे थे, तो वन ऑफ द फेलियर्स के बाद एकदम अंदर से टूट चुका था, तब मैंने ये कविता लिखी थी कि हार के टूटे दिल की ज़मीन पर कन-कन बिखरे हो तुम। कन-कन को समेट कर अपनी विफलता से भी लड़ते हो तुम। गिरकर उठना, उठकर चलना, इसी सफ़र में तो सीखते हो तुम। हिम्मत और उम्मीद का हौसला रखना, सितारे चमकते ही उड़ान भर लोगे तुम। कुछ मौला की रहमत से, कुछ शमशीर सी जुनून से, ये सफ़र में उथल-पुथल करती कश्तियाँ को भी पार कर लोगे तुम। अपने अंदर के आग इसके लपटों को पनपने दो तुम। एक दिन उज्जवल होगा, तुम्हारे अंबर होंगे और तुम्हारे सपनों की उड़ान भी। ये रास्ते, ये सफ़र, ये मुश्किलों के पतवार से ही तो न चरित्र में निखरते हो तुम। तुमसे जो समय की बेड़ियाँ लिपटी है, जो शिकस्त पर जकड़ लेती है तुम्हें। ये जान लो ये अग्नि, ये विजय की परीक्षा है। जो अपनी आग से बेड़ियां पिघाल दो तो ढाल बनाते हो तुम। वाह! और जो हाथ उठाकर लड़ लो इस समय से तो संघर्ष की मिसाल कहलाते हो तुम। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह! क्या बल्कि मैं तो कहूँगा बड़ा मज़ा आ गया इस आपकी पोएम सुन के, बिल्कुल इंस्पिरेशन है काफ़ी। हिमांशु जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यूथ को, आने वाले यूथ को, एस्पिरेंट्स को इंस्पायर किया है और अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर किए है। ये जो आपकी वैल्यूएबल टॉक्स है, इनसाइट्स है, ये आने वाले एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा सीएपीएफ एसी में अपना नाम फाइनलिस्ट में लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच हिमांशु सर, जी। थैंक यू आपको सर कि आपने थैंक यू। मुझे मौका दिया। और मैं मतलब फ्यूचर में भी जैसे अगर कुछ एस्पिरेंट्स को अच्छा, अगर पीईटी या फिर मेडिकल के लिए या ठीक है। फिर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, मेरा क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस रहा है ओके, मैं इंटरव्यू में रिलेटेड। तो अगर जैसे एस्पिरेंट्स को अगर जानना चाहते हो कि किस टाइप से मैंने इंटरव्यू को अप्रोच करा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चला था, सिर्फ 12 अच्छा, मिनट चला था और टीसी ओके। आनंद सर का बोर्ड में था, तो वो हुँ, अलग एक्सपीरियंस है। अगर स्टूडेंट्स अगर जानने के लिए इच्छुक हो तो मैंने कैसे अप्रोच करा, किस टाइप से प्रिपरेशन करा, तो मैं ज़रूर उन उस पे भी प्रकाश डालूँगा और कोशिश करूँगा कि लोग को और अच्छे से मोटिवेट कर सकूँ और अच्छे से इंस्पायर कर सकूँ, एक रास्ता बता सकूँ। और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया कि एस्पिरेंट्स को वर्चुअली इंटरैक्ट करके अपने वर्ड से इंस्पायर कर सकूँ, एक मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकूँ। और आपका इन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। अ, इनफैक्ट हिमांशु, हमारा ही प्लेज़र है कि आपने मतलब बिना झिझक आपने कहा कि मैं आप बच्चों के लिए, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए अपने व्यूज़ शेयर करूँगा, ठीक है? और मैं भी जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, उनको ये कहता हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए या फिजिकल टेस्ट के लिए अगर आपको फर्दर हिमांशु से बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, ताकि हम एक और वीडियो सेशन हिमांशु जी के साथ अरेंज कर सकें। थैंक यू वेरी यस, मच हिमांशु जी, एंड कांग्रेचुलेशंस। आप जैसे ऑफिसर आएँगे देश में, तो ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू। ओके। थैंक्स अ लॉट सर।